हेलो प्रभाकर सर। हाय हाय क्षितिज, क्या हाल है? बस बढ़िया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा लगा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जो। आपकी पिक्चर रिलीज हुई। और बहुत बढ़िया पिक्चर, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे सब्सक्राइबर्स लोग हैं जिनको मैंने रिकमेंड भी की थी पिक्चर। मैंने एक वीडियो भी बनाया था आपके फिल्म के लिए कि ओके। लोग देखें हाँ उसको। हाँ हाँ। हाँ अनफॉर्चुनेटली मैं हाँ। खुद नहीं देख पाया, पर मैंने सबको रिकमेंड किया। तो कई सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए जिन्होंने वो पिक्चर देखी थी, तो बहुत बहुत तारीफ करी उन्होंने कि मतलब बहुत अच्छी लगी उनको पिक्चर। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग भी मुझसे कह रहे थे कि आपका मैं इंटरव्यू लूं, आपसे बात करूं थोड़ा सा। तो पहले तो मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। फिल्म के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप फिल्म मेकर बने कैसे। मैं एक्चुअली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। गढ़वाल में, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा गांव है घुड़दौर पट्टी में। तो वहाँ एक भट्टी गांव नाम का गांव, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैं वहाँ पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई 8वीं तक। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली हम्म। आया मैं तो उस समय वीएचएस वगैरह चलती थी, तो मेरे पापा के पास एक वीसीआर हुआ करता था, तो वो हम्म। पुरानी फिल्में लाते थे। हाँ। और मतलब वो पहले मेरा ये आइडिया पहले मेरा था कि मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन अचानक एक दिन मैंने वो कौन थी नाम की फिल्म देखी, मनोज हाँ हाँ, कुमार मनोज साधना की। कुमार के। साधना की। तो हाँ मैं फिल्म देखा, और फिल्म देखने के बाद जब मैंने ओवरऑल क्लाइमैक्स देखा और जो पूरा रिविलेशन पूरी फिल्म का देखा, तो मैं दंग रह गया। हम्म। और उसके बाद मैंने वो फिल्म कम से कम 16-17 बार देखी, क्योंकि हमारा ही खुद हाँ। का वीसीआर था और हमारे पास वीएचएस कैसेट थी, मेरे पापा ने खरीदी हुई थी। तो मैंने हम्म। 16-17 बार देखी। और मैं ड्यूरिंग दिस इतनी मल्टीपल वॉचेस के दौरान मेरे को एक चीज समझ में आया कि यार, एक आदमी है जिसका नाम सबसे लास्ट में आ रहा है, बड़े से लिखा हुआ। हाँ हाँ तो मैं यही फिर मैं पूछा कि ये कौन होता है, ये जो सबसे हाँ लास्ट में आ रहा है, ये क्या करता है। अपने पापा को हाँ। मैंने पूछा। तो हम्म। फिर पापा भी क्योंकि इतने ज्यादा फिल्मों से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यही बंदा है जिसने फिल्म बनाई है, ये इसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो मैं बोले, ये हाँ करता क्या है ये डायरेक्टर, मतलब? तो वो बोलता है हाँ कि, उन्होंने मेरे को समझाया कि ये ऐसे बोलता है, ये डायलॉग बोलो, वो डायलॉग बोलो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ से चल के आओ, वो करो। वो उन्होंने अपने अपने हाँ तरीके से मेरे हाँ को समझाया। लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर फिल्म लाइन में अगर कोई चीज, एक्टर के बाद अगर, एक्टर जो जितना पसंद किया जाता है, अगर उसके बाद अगर कोई चीज अगर मेरे को बनना है, तो मुझे लगता है मुझे डायरेक्टर बनना है। क्योंकि उसी पे, उसी को देख के मैंने उसी की कहानी को मैंने 16-17 बार देखा है। और मैं हाँ सच में, हाँ। मैं ना मनोज कुमार से उस समय इंप्रेस हुआ था, ना साधना से इंप्रेस हुआ था। मैं हम्म। सिर्फ उस पूरी स्टोरी से इंप्रेस हुआ था। जो पूरी हम्म। स्टोरी बनी थी और जो रिविलेशन होता है, जो डरावना, जो डराया गया है पूरी फिल्म में, तो मैं हाँ दंग रह गया था पूरी फिल्म पर। और उसी दिन मैंने ये तय किया था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। और मैं बॉम्बे आया भी डायरेक्टर बनने के लिए था, मैं एक्सीडेंटल डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं हाँ आया हाँ। ही डायरेक्टर बनने तो था, जब और आप अगर अब मुंबई बन आए गया थे हूँ। तो आपके कुछ कॉन्टेक्ट्स थे यहाँ पे, या ऐसे ही मुंबई आ गए थे आप? नहीं नहीं, मैं मुंबई आया था तो मेरे को दिल्ली वाले को क्या लगता है कि जब जो जो बाहर से आते हैं, उनको क्या लगता है कि वहां पे अगर हम अमिताभ बच्चन के बारे में पूछेंगे, तो कोई भी बता देगा अमिताभ बच्चन का घर यहाँ से बगल में जाओ, लेफ्ट में जाओ, राइट में मिल जाएगा, शाहरुख हाँ खान का घर बगल में जाओ, राइट। तो मैं इसी परसेप्शन, इसी धारणा से मैं बॉम्बे आया था कि मुझे फट से मैं जिसको बोलूंगा, वो मेरे को सामने वाला बता देगा ये घर बगल में जाओ। और तो जाके मैं मिल नवी लेंगे मुंबई, उससे। हाँ, जाके मिल हाँ लूंगा मैं। तो मैं हाँ नवी तो मैं नवी मुंबई वाशी में तभी ठहरता था। और वाशी थोड़ा डिस्कनेक्टेड है बॉम्बे से, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हाँ हाँ। मैं मतलब भी वो वाशी में ही ठहरा था जब आया था। अरे वाह! तो ये हमारा, हम दोनों का एक लोकेशन वाला हाँ वो हो गई। कनेक्शन है। तो कनेक्शन। तो तो मैं जब पहले दिन आया, तो मैं पहले दिन ही, मैं सबसे पहले मैं, अच्छा, मेरे दिमाग में दूसरा ये था कि फिल्म सिटी मैंने सुन रखा था, फिल्म सिटी। तो मेरे हम्म। को ये था कि यार मैं एक काम करूंगा, फिल्म सिटी जाता हूँ। फिल्म सिटी में मैं एक दिन में 15 ऑफिस टैप करूंगा, दूसरे दिन में 15 ऑफिस में जाऊंगा, तीसरे हाँ दिन में 15 में जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके मैं सबको मिलूंगा। हाँ। तो आप यकीन करोगे क्षितिज, जब मैं बॉम्बे आने के पहले दिन ही, मैं अगले दिन, अगले दिन ही मैं फिल्म सिटी गया। और मैं जब देखा फिल्म सिटी, तो हम्म। मैं थोड़ा घबरा गया। मैं जब, फिल्म सिटी तो जंगल है। हाँ तो वो हाँ वॉचमैन, पहले तो मेरे को वॉचमैन ने अंदर जाने नहीं दिया मेरे को, कि कहाँ जा रहे हो। फिर जैसे तैसे करके उसको इंटरेस्ट करके मैं फिल्म, तभी वो उधर ये क्या, एडलैब वालों का जो भी रिलायंस का हाँ है हाँ। शायद, वहाँ पे एडलैब का ऑफिस होता है, मैं वहां तक पहुंचा। हम्म। वहां से आगे मेरे को वॉचमैन ने जाने नहीं दिया। हाँ तो मैं बोला, यार ये फिल्म सिटी है कहाँ? तो कह रहा है, यही तो है जो दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड राउंड। मैं बोला, इनके ऑफिस कहाँ है? सर ऑफिस हाँ कहाँ होते हैं इधर? ये तो आते हैं, सेट लगाते हैं, फिर शूट होता है, तोड़ के चले जाते हैं। हाँ तो मैं हाँ घबरा गया, मतलब मैं हाँ बोला, अब कहाँ जाऊंगा मैं? हाँ। मतलब जो मैं, सोच के आया अब था वो तो मानोगे वैसा नहीं, है ही नहीं मुंबई। वो तो वैसा है ही नहीं, बिल्कुल अलग किस्म की दुनिया मैंने देखी। और मानोगे नहीं कि मैं, मेरे को वो इंसिडेंट अभी तक याद है कि मैं इतना घबरा गया था, इतना घबरा हम्म। गया था मैं, क्योंकि मैं हाँ दिल्ली से, मैं पोस्ट मास्टर की नौकरी के लिए अप्लाई करके आया था। मैं हाँ पोस्ट मास्टर जो डाक में होता है, तो मैंने पूरा हाँ
इंटरव्यू क्लियर कर दिया था, सब मेरा हो गया था, लेकिन अंत में मैं फाइनल इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं अगर ये इंटरव्यू देने चला गया तो फिर मैं इस सरकारी नौकरी को हाँ, पाके बम्बई जाने का जो मेरा वो है, मैं सपना है उसको खत्म हो जाएगा। वो उसको पीछे डाल दूंगा, क्योंकि सरकारी नौकरी मेरे को मिल जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा। तो मैं हम्म, इंटरव्यू देने ही नहीं गया, और मैंने घर पे लोग अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि भाई मैं फेल हो गया, हाँ इंटरव्यू में हाँ सिलेक्ट नहीं हुआ। तो हाँ। मैं बॉम्बे आ गया। तो जब मैं वो वहां पे जब मैंने देखा कि फिल्म सिटी तो जंगल है ये पूरा, यहाँ पे तो कैसे करूंगा, तो मैं घबरा गया। और मैं एडलैब, वो जो एडलैब के बाहर एक सीमेंट की वो बनी हुई थी तभी, और मैं बैठा वहां पे अमरूद वाला वहां पे बीच, मेरे को आज भी याद है वो बात। तो हम्म। मैं उससे 2 घंटे तक बैठ के मैं 4 अमरूद खाए मैंने, ये सोचते हुए कि अब मैं क्या करूंगा। 1 रुपए का एक अमरूद मुझे मिला था, और मैं 4 अमरूद मैंने 4 रुपए के खरीदे थे, और मैं उन 4 अमरूदों को 2 घंटे तक मैं कुतर कुतर के खा रहा था उनको, कि मैं अब क्या करूं, मैं करूंगा बेसिकली क्या, मैं टाइम पास वापस कर रहे थे, कैसे जाऊं। सोच कहीं जा नहीं रही है, समझ में आ नहीं रहा है कुछ। सोच कहीं जानी, बिकॉज मेरे लिए कंप्लीट वो एक सस्पेंस फिल्म का शौक था कि आप एक अलग दुनिया सोच के आ रहे हो, कि वहां हाँ पे ऑफिसेस होंगे, आप यहाँ पे मिलोगे, आप आज संजय लीला भंसाली जी से मिलोगे, आप सतीश कौशिक जी से मिलोगे, आप ये मिलोगे वो मिलोगे, और फिर आप हाँ। देखते हो कि वहां पे तो कोई है ही नहीं। और आपको, हम्म। और जिसको भी आप पूछ रहे हैं कि यार ये किसी को पता ही नहीं अमिताभ बच्चन कहाँ रहते हैं। हाँ, जुहू हाँ में रहते हैं, लेकिन जुहू में कहाँ रहते हैं ये किसी को पता ही नहीं है। हाँ हाँ कई लोगों को तो ये भी पता नहीं था वो कहाँ रहते हैं। तो हाँ मैं हाँ। थोड़ा घबरा गया कि अब मैं किसको पूछूं, क्या पूछूं। और बट फिर तब क्या हो गया, अब हिम्मत कर ली थी, बम्बई से अब दिल्ली से निकल चुके थे, तो अब आगे पीछे जा नहीं सकते थे, तीर निकल जॉब चुका भी था। छोड़ दी थी, हाँ। तो जॉब छोड़ दी थी, तीर निकल चुका था, तो अब फिर ऐसे ही रहना था। तो फिर आया, अपने आप को समझाया मैंने कि भाई ठीक है, हम्म, अब यही मेरा, अब नई, यही मेरे लिए नई कहानी है। अब मुझे इस कहानी के हिसाब से अब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और फिर मैं अलग तरीके का फिर स्ट्रगल शुरू हुआ, और फिर हाँ, धीरे धीरे करके, थोड़ा टाइम लगा मुझे, बट आज जो थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ, तो उसी वजह ये से। क्या। तो मतलब कैसा रहा आपका, मतलब आपने पहली फिल्म कैसे बनाई थी अपनी? आपने शॉर्ट फिल्म से शुरुआत करी थी ना बेसिकली? मैंने शॉर्ट फिल्म एक्चुअली क्या था कि मैं कभी कभी इसको बोलूं ब्लेसिंग्स बोलूं या इसको कर्स बोलूं, जो भी बोलूं, मैं बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों को मैंने असिस्ट करने की मैंने कोशिश की थी। मैंने राम गोपाल जी वर्मा जी का मैं बहुत फैन था, तो मैंने उनको भी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वहां भी नहीं हो पाया। मैं सतीश कौशिक जी, उस समय सतीश कौशिक जी को भी मैं फॉलो कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली उधर उधर भी मेरा, उनकी टीम सेट थी, सबकी अपनी अपनी टीम सेट होती है, तो फिर, और मेरे पास कोई फिल्मी बैकग्राउंड था नहीं, तो काफी लोगों को मैंने कोशिश की, पर मैं कहीं पर असिस्टेंट, मेरे को कहीं पे मिल नहीं पाई वो पोस्ट असिस्टेंट की। और फिर मैं धीरे धीरे कॉर्पोरेट उसमें चला गया, कॉर्पोरेट फिल्में मैं बनाने लगा, बड़ी बड़ी हम्म, कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट फिल्में बनाने लगा। और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि डायरेक्टर बनने का जो मेरा सपना था वो पूरा डिफोकस हो गया पूरा, और पीछे चला गया। और मैंने सोचा कि अब शायद यही जिंदगी मेरे है। लिए यही मेरी जिंदगी है, और मैं अपनी कॉर्पोरेट फिल्मों में बनाने में व्यस्त हो गया। ये सब मन में बहुत परेशानी होती थी, दुख होता था कि यार कर नहीं पा रहा हूँ मैं अपनी कहानियां। तो अंदर आके वो जो पैसे, उस समय थोड़ा बहुत जो भी मैं पैसे कमाता था, वो पैसे आ रहे थे, घर चल रहा था, लेकिन अंदर से बेचैनी रहती थी कि यार जो मैं करने आया था वो तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। हम्म। और फिर मैं पूरा का पूरा फोकस, पूरा मतलब आउट ऑफ फोकस हो गया पूरा, और मैं उसमें व्यस्त हो गया। लेकिन फिर 2012 में मैंने एक ऐसी, मेरे को एक 2012 में मेरे दिमाग में एक कहानी आई, और मैंने सोचा कि चलो इसको करते हैं। मैंने तब तक हम्म, कॉर्पोरेट फिल्में की थी, तो मुझे फिक्शन हैंडल करने का आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने किसी को असिस्ट भी नहीं किया था, तो मुझे हम्म, ऑनेस्टली कहानी कैसे लिखी जाती है मुझे ये भी पता नहीं था। तो मेरे एक असिस्टेंट है, उसने ही मुझे बोला था कि फाइनल ड्राफ्ट नाम का सॉफ्टवेयर होता है, आप उसको डाउनलोड करो, उसमें आप लिखना शुरू करो। बट मैं क्योंकि हिंदी में लिखता हूँ, और फाइनल ड्राफ्ट हिंदी का अलाउ करता नहीं है हाँ, लिखना, तो रोमन में मेरे लिए लव फाइनल करता है। ड्राफ्ट, और रोमन में मुझे लिखना आता, मैं रोमन में लिखना इंटरेस्टिंग पसंद नहीं नहीं होता करता। है, हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग नहीं, तो मुझे लगता है कि डायलॉग्स आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं, तो अगर आप हिंदी फिल्म बना रहे हैं तो आपको हिंदी में ही हिंदी में डायलॉग लिखना लिखने चाहिए। चाहिए। और उससे आपका लिखते समय ही आपका कहीं ना कहीं पूरा विजन आपका क्रिएट होता है। जब आप हिंदी में डायलॉग हम्म, लिखते हैं तो आपका एक विजन क्रिएट होता है। जब हम्म। आप इंग्लिश में डायलॉग लिखते हैं तो आपका विजन भी, आपका इंग्लिश शब्दों के हिसाब से आपका विजन बनता है। तो मेरी मुझे भी क्योंकि लगता है मैं मैं हिंदी में मिस अच्छा करता हूँ जान, बेसिकली, कोई अच्छा वो सॉफ्टवेयर हो जो हिंदी में हो, मैं मिस करता हूँ एक्चुअली सॉफ्टवेयर ऐसा। आपको नॉर्मली करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट, वर्ड ही करेक्ट, यूज करना पड़ता है घूम फिर के। करेक्ट। और आपको मतलब किसी को सोचना चाहिए कि अलग अलग लैंग्वेजेस में भी इसको होना अगर चाहिए। हो सके तो हम जैसे लोगों के लिए काम आएगा ये। तो हम्म, एनीवे मैंने फिर मुझे मुझे पता नहीं था कि कहानियां कैसे लिखी जाती हैं, इसका क्या क्या लिखना पड़ता है कहानी लिखने के लिए, मुझे ये भी पता नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो हम्म। अपनी मैंने एक जो मेरे जिस घर में मैं रह रहा था, एक्चुअली मैं इसी घर में, जहाँ ये जो घर आप देख रहे हैं, तो हाँ, मैं इसी घर में, ये घर मैंने तभी नया नया लिया था, तो मेरे को लगा चलो ये नई जगह मेरे लिए, चलो इसी घर के हिसाब से कुछ कहानी प्लान करता हूँ, ताकि मेरे को कम से कम
लोकेशन के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। हाँ। तो फिर मैंने वो कहानी लिखी और कहानी को मैंने डेवलप किया पूरा, और मुझे पता नहीं वो प्रोफेशनली लिखी हुई कहानी थी क्या थी, बट मुझे जब कहानी डेवलप होकर आई तो मुझे लगा कि मैंने थोड़ा एक डिसेंट कहानी लिख लिया, अच्छा हाँ। कहानी लिख लिया, और शायद इस पे हम फिल्म बना सकते हैं। हम्म। बट उसको उसका प्रोफेशनल तरीका था लिखने का नहीं था, ये मुझे पता नहीं कि प्रोफेशनली कहानी कैसे लिखी जाती है, उसको कितने हम्म। वर्ड में कैसे डायलॉग क्या करते हैं, तो पर मैंने कहानी लिखी। अल्टीमेटली जब फिल्म बनती है तब आप वो स्क्रिप्ट का पेज नहीं देखते हो, आप हाँ। विजुअल देखते हो। तो मैं हम्म। ये बात मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता था कि जब फिल्म बनेगी तो आदमी मेरा ये लिखा हुआ कोई नहीं देखने वाला, आदमी वो देखेगा जो स्क्रीन पे चलता है। अब मैंने हाँ। लिखा बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है उससे मतलब नहीं है, हम्म। मैं बनाने क्या वाला हूँ उससे मेन हाँ। इम्पैक्ट हाँ। पड़ेगा कि मैं स्क्रीन पे क्या लाऊंगा। हम्म। तो मैंने फिर कहानियां मिलना शुरू किया और लोगों, बट थोड़ा मैंने मार्केट में जाके, उस समय जब 2012 में हम्म। शॉर्ट फिल्में इतनी बनती नहीं थी उस समय, और मोबाइल पे और बहुत मेच्योर शॉर्ट फिल्में बन रही थी, तो जब मैं बाहर कहानी सुनाने के लिए एक्टरों को मिलने लगा, एक्टर्स को मिलने लगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक थोड़ा सा कई बार जब आप हिंदी में लिखते हैं कहानी तो उसका सुनने का, समझने का, उसका थोड़ा सा अलग सामने पे असर पड़ता है। इंग्लिश में लिखते हैं थोड़ा अलग असर पड़ता है, तो एक वो भी असर पड़ा। दूसरा, थोड़ा कहानी बोल्ड थी तो सामने वाले को ये भी उस समय लग रहा था, क्योंकि फिल्में बन नहीं रही थी उस दौरान, तो हाँ। उनको ये लग रहा था कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत कोई चीज बन जाए और हाँ। हाँ। यूट्यूब पे कोई बना के गलत कोई डाल दे। तो हम्म। बहुत सारे जो एक्ट्रेस थी, जो उस फिल्म की एक्ट्रेस, वो बहुत स्केप्टिकल थी इस बात के लिए, काम करे ना करे। पर हम्म। बड़ी मुश्किल से फिर एक थोड़ा टाइम लगा मुझे इस चीज को। एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब मैंने बोला बंद करो, शायद मैं वाकई में डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ, तो मैंने उस हाँ। कहानी को भी बंद कर दिया था। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने मेरे को मोटिवेट करते रहे वो लोग, और उन्होंने बोला आप मिलो। और फिर फाइनली मेरा दोस्त था जो, उसने उसको मैंने कहानी सुनाई, उसने उस पर अपना अप्रूवल दिया कि हम्म। कहानी अच्छी है, मैं करता हूँ। फिर चीजें होती गई, और ऑनेस्टली बोलूं, जो वो पहली शॉर्ट फिल्म है, वो हम्म। एक्टरों को, वो जो एक्ट्रेस हो या जो भी हो, सारे क्रू को उसी दिन पता चली थी कि वो जब हम सेट पे यहाँ पे पहुंच गए थे घर के अंदर। हाँ। और एक्ट्रेस थोड़ा शॉक भी हुई थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कैमरा था, 5D का कैमरा, ना मेकअप वाला था, ना कॉस्ट्यूम था, ना लाइट्स थी। तो खिड़कियां खोल दी थी हमने, और हाँ। उसी खिड़की खुली हुई लाइट से मैं बोला जितना हो रहा है इस कैमरे पे रिकॉर्ड करो। ना हम्म। एक्ट्रेस ने डायलॉग पहले पढ़े थे ना कुछ था, तो वो वहीं पे उसने पढ़ी उसको, और थोड़ा वो शॉक हो गई थी, बिकॉज वो टेलीविजन बैकग्राउंड से आती है, और टेलीविजन पे बड़े बड़े हाँ, सेट्स सब होते कुछ हैं, होता है। बड़ी हाँ। ज्यादा बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, बड़े हाँ। कैमरा होते हैं, 40 50 70 लोगों का क्रू होता है, तो वो टीवी टीवी बैकग्राउंड से आती थी। तो उसको हम्म। जब वो मेरे घर पे आई तो उसने उसने वो कैमरा देखा, तो मुझे आज भी याद है, आज 8 साल बाद भी मुझे याद है। उसने बोला अरे इस पे भी शूट होता है। तो मैं उसका थोड़ा सा चेहरा देख के, मतलब एक्ट्रेस का, मैं थोड़ा सा वो हो गया कि यार, मतलब इसको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं आ रहा। हाँ। एंड फिर थोड़ा सा कोशिश किया कि वो कैमरे का आउटपुट थोड़ा टीवी पर दिखा के, फिर मैंने उनको थोड़ा सा कन्विंस किया कि फाइनली कैमरा छोटा है लेकिन ये हाँ। दिखाता उतना ही है जितना बड़ा कैमरा दिखाता है। हाँ। और फिर उनको जैसे जैसे फिर शूट करने लगे तो सबको मजा आने लगा कहानी में, और हाँ। शाम तक ऐसा हो गया था कि वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, दोनों हम्म। एक्टर और एक्ट्रेस, और वो हम्म। फाइनली फिल्म बन गई। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था ये बात कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, बिकॉज मैं ये पहले खुद से जानना चाह रहा था कि जो मैंने शूट किया है पहले देख लूं मैं कि वो हम्म। एडिट होके बन कैसे रहा है, बन के हाँ। कैसे आ रहा है। हाँ, तो मैंने ये भी किसी को डर भी नहीं लगता है। बताया था हाँ, फर्स्ट टाइम डायरेक्शन में ये भी कि डर लगता है कि शूट तो कर लिया, अब ये निकल रिजल्ट कैसा आएगा। रिजल्ट कैसा आएगा, वो एडिट बराबर मारा हुआ है हमने, कट्स बराबर मारे हुए हैं कि नहीं मारे हैं, कंटिन्यूटी का हाँ। कोई इशू तो नहीं है, डायलॉग का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम्म। कैसा आएगा। हम्म। लेकिन जब फाइनली रात को जब हमने एडिट किया, फुटेज देखा हमने, तो फुटेज भी ठीक ठाक था। फिर वो एडिटर ने उसको 2 3 दिन के अंदर उसको फर्स्ट कट मुझे दिखा, और जब फर्स्ट कट मैंने देखा तो मुझे लगा यार कि ये तो बढ़िया बन के आ गया, मतलब अच्छा बन के आ गया। मैं जितना अंडर एस्टिमेट कर रहा था खुद को, हाँ। उससे हाँ। थोड़ा ठीक ठाक बन के आ गया, मतलब। हाँ। फिर मैंने बोला कि हो सकता है कि मैं ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, शायद मैं खुद ही अपने वो मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ। तो फिर मैंने हाँ। उसको लोगों को दिखाना शुरू किया, जो मेरे हम्म। करीबी लोग थे उनको मैंने दिखाना शुरू किया। और आई थिंक जब मैंने फिल्म दिखाई तो सबको फिल्म इतनी पसंद आई कि लोग हम्म। लोग हैरान थे फिल्म देखने के बाद कि हाँ। ये भी कोई कहानी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और फिर वो कहानी बन गई, फिर वो चली। फिर मैंने दूसरे, पर उस फिल्म पे जो मैंने पैसा लगाया था अपना थोड़ा, उसके बाद ऊपर वाले की वजह से कभी मेरे को पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमेशा मुझे अच्छे लोगों को, अच्छे प्रोड्यूसर्स का साथ मिला। मुझे हाँ। दूसरी शॉर्ट फिल्म में भी प्रोड्यूसर्स मिले, फिर तीसरी में भी मिल गए, और फाइनली ये फिल्म भी बनाई है। बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने हर चीज मुझे प्रोवाइड की, कभी इंटरफेरेंस नहीं किया फिल्म बनाते समय। जल्दी ये बहुत होता है कि आप पहली फिल्म बनाते हो तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस प्रोड्यूसर्स हाँ। करते हाँ। हैं, और लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, पूरा छूट उन्होंने दिया। अगर अच्छी है हम्म। तो सबका उसमें कंट्रीब्यूशन है, अगर वो फिल्म खराब है तो मैं कंप्लीटली ब्लेम अपने को डालता हूँ, क्योंकि
किसी ने उसको खराब करने की कोशिश नहीं की। हाँ। तो अच्छा अब ये जो भी बताइए फिर अवार्ड, जो माय क्लाइंट्स वाइफ आपने बनाई है कहाँ से शुरू हुई, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया, फिर कैसे आप आगे बढ़े, कैसे प्रोड्यूसर्स को पिच किया, फिर कैसे शूटिंग वूटिंग शुरू किया, एक्टर्स को कैसे अप्रोच किया, उस बारे में सब बताइए। तो मैं 2-3 शॉर्ट फिल्म में, तब तक 2 शॉर्ट फिल्म में बना चुका था, और फिर मैं थोड़ा ऐसे तलाश में था कि मेहनत आपकी उतनी ही लगती है, आप शॉर्ट फिल्म बनाएं चाहे फीचर फिल्म बनाएं, आपको वही हम्म। राइटिंग करना पड़ता है, वही कास्टिंग करनी पड़ती है, वही प्री प्रोडक्शन करना पड़ता है। बस जो आपका टाइम बचता है वो सिर्फ नंबर ऑफ डेज का गेम है जो आपका बचता है, बाकी आपका ऑलमोस्ट एक डायरेक्टर के लिए वही मेहनत होती है, जो पिक्चर बनाओ या शॉर्ट फिल्म बनाओ उसके लिए वही सारी की सारी। बाकी एक्टर आता है 2 दिन 4 दिन शूट करता है, वो निकल जाता है, कैमरामैन आता है शूट करता है, निकल जाता है, बाकी क्रू आते हैं सब निकल जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर पहले दिन से लेके अंतिम एंड क्रेडिट तक उसको जुड़ा रहना पड़ता है। तो मैंने सोचा यार अब ये शॉर्ट फिल्मों पे इतनी मेहनत करने से बेटर है कि मैं अब कुछ बड़े मतलब बड़ी ड्यूरेशन का कुछ बनाऊं, फीचर फिल्म बनाऊं। और फिर मैंने माय क्लाइंट्स वाइफ डेवलप करना शुरू किया। और मैं लकी था कि जिन लोगों ने पहले मेरे साथ शॉर्ट फिल्म बनाई थी वही लोग, जब उनको मैंने कहानी सुनाई तो उन लोगों को बहुत पसंद आई कहानी। और उन्होंने आई थिंक पहला ही नरेशन था, तो पहले ही नरेशन में उन लोगों ने मतलब काइंड ऑफ अपने अपने शेयर्स उन लोगों ने, क्योंकि फिल्म में 2 से 3 प्रोड्यूसर 3-4 प्रोड्यूसर थे, सबने अपने अपने शेयर्स डिसाइड कर दिए थे कि अब हम इस फिल्म को बनाने वाले हैं। और हाँ। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे कभी घूमना नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा, उन लोगों ने बैक किया और उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस तैयार हो गया और फिल्म बन गई। अच्छा, और क्या क्या मतलब एक्सपीरियंसेस शेयर करने पड़े आपको इस पिक्चर के दौरान, मतलब अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस बताइए, शूटिंग के दौरान क्या क्या शेयर करना पड़ा, क्या अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। अच्छा, एक सबसे ज्यादा जो मेरे को चीज याद आती है वो ये कि क्योंकि हम कोई हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उनका फिल्म बहुत ऐसा फिल्म बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं था, तो वो सब अपने अपने कारोबार, अपने अपने जॉब्स में बिजी थे वो लोग, तो हमारे पास ऑफिस नहीं होता था, हमारे पास हम्म। ऑफिस नहीं था हमारे पास। तो हम ये अंधेरी लिंक रोड में कैफे सेंचुरो नाम का एक पता नहीं कोई, मैं नाम शायद याद कर रहा हूँ नहीं, एक सेंचुरो कैफे एक कॉफी शॉप हुआ करता था, तो हमने वहीं पे बैठ के हमने पूरी कास्टिंग की है। हमने वहीं पे बैठ के सारे क्रू को हमने फाइनल किया, हम्म। पूरे महीने 1.5 महीने बैठ के हम सुबह से लेके शाम तक उस कॉफी शॉप में बैठ जाते थे, और सारी टेबल्स हम बुक कर देते थे। मतलब हमारे 8-10 लोग जो भी थे, हमारा ईपी हो गया, हमारा प्रोडक्शन वाले हो गए, हम 40-45 दिन हमने वहीं से ऑपरेट किया, और हमने सारे क्रू को हमने वहीं से फाइनल किया, चाहे कास्टिंग हो या टेक्निकल क्रू हो। हम्म। ये एक मेरे को याद आता है। दूसरा ये, क्योंकि पहली फिल्म जब मेरी बन रही थी तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ इन द सेंस कि मेरे को ये था कि क्योंकि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मैं काफी दिन तक शूट करना था, तो मैं काफी घबराया हुआ रहता था कि कहीं मेरी कोई चीज टूट टूट ना जाए, मैं शूट हम्म। करके घर जाऊं हर दिन और कहीं रात को कोई मेरी प्रॉपर्टी को तोड़ न दे, प्रॉपर्टी को कोई हिला न दे, वहां कोई गमला लगा हुआ है, कोई वहां पे प्रॉप रखी हुई है उसको हिला न दे। तो मैं पूरे के पूरे जो शूटिंग के जो 18-20 दिन थे, मैं उसी घर में सोया अपने असिस्टेंट और अपने एडिटर के साथ और अपने ईपी के साथ। हम 5 लोग शूट के बाद वहीं रुक जाते थे और वहीं पे हम रात को सोते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो घर फिर मेरे पूरे दिमाग में बैठ गया था, और हाँ। हमें ये पता रहता था कि अगला यहाँ से हम शूट करेंगे, वहां से शूट करेंगे। और मुझे पसंद आता है कि मैं उसी लोकेशन पे रहूं, मुझे अच्छा लगता है। और हम्म। मैं इस बार भी जो अभी आगे भी मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा वही प्लान है कि उस लोकेशन पर अगर रुकने का आपको हम्म। मौका मिल जाता है तो आपको ज्यादा समझ हो जाती है लोकेशन की, और आप उससे कनेक्ट हो जाते हो लोकेशन से। तो ये 2 चीजें मुझे बहुत याद आती है। तीसरा आई थिंक जो सबसे बड़ी बात सबसे इसमें ये थे कि प्रोड्यूसर्स ने, क्योंकि मेरी पहले की कहानियां देखी हुई थी, तो उनको यकीन तो था कि ये बंदा फिल्म बनाना जानता है, फिल्म बना लेगा। लेकिन माय क्लाइंट्स वाइफ का जो सब्जेक्ट था वो इतना अनबिलीवेबल सब्जेक्ट था कि उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था सभी को, कि आप इसको दिखाओगे कैसे। आप जो आपने जो सोच लिया है, आपने जो आपने पूरी दुनिया रच तो ली है, लेकिन आप इसको कन्विंस, आप इसको सामने वाले को आप इसको कन्विंस कैसे करोगे, सामने वाले तक आप इसको इसको बताओगे कैसे। तो ये मैं उनको हर बार यही सिर्फ पास्ट बैकग्राउंड का ही उनको वो देता था, उनको हवाला देता था कि भाई आप यकीन करो मेरे पे कि मैं 2 फिल्में बना चुका हूँ, शॉर्ट फिल्म, तो मैं बना दूंगा इसको। बट ये डर उनके मन में हमेशा बना रहता था कि ये आदमी इसका जो जो भी इसने ये पूरा जाल रचा है, या जो भी इसने पूरा रचा हुआ है कहानी को, ये अंत में इसको इसको रैपअप कैसे करेगा इस पूरी फिल्म को। हम्म। तो ये हर एक से मुझे मिला। जैसे अभी मैं गिरीश जी के साथ में एक लाइव कर रहा था, तो वो भी मेरे को बोल रहे थे कि जब मैं उनको कहानी सुनाने के लिए मिला था तो उनको भरोसा नहीं आ रहा था। ओनली उन्होंने मेरी आंखों पे कुछ चमक देखी उन्होंने शायद, और उन्होंने हाँ बोला, बट उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो फिल्म ये बना रहा है, ये फिल्म कैसे बना पाएगा, ये बिलीवेबल तरीके से कैसे इसको स्क्रीन पे ला पाएगा। हम्म। तो फिर
ये थोड़ा जंग मेरी, ये थोड़ा चैलेंज हमेशा रहता था, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं होता था। मेरी मेरी क्रिएटिव टीम भी कंफ्यूज कहीं हो ना जाती कहीं। थी, राइटिंग के प्रिपरेशन के दौरान भी वो कंफ्यूज हो जाती थी, उनको समझ नहीं, अच्छा ये कनेक्शन, अच्छा ये कनेक्शन, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे। और फिर मेरे को सबको समझाना पड़ता था कि ये मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये ऐसे दिखाऊंगा, ये ऐसे दिखाऊंगा। हम्म। तो फिर उनको फिर भरोसा, अच्छा हाँ ये ऐसे दिखा सकते हैं, ओके ऐसा दिखाएंगे, वैसा दिखाएंगे। बट और इसके लिए मैंने एक और चीज की, शायद मुझे पता नहीं ऐसा और कोई करता नहीं, पर मैंने जो की मेंबर्स थे, मैंने, हालांकि मैंने सस्पेंस को अवॉइड करते हुए, फिल्म के सस्पेंस को अवॉइड करते, मैंने पूरी फिल्म की कहानी मैंने पूरी टीम को नरेट की मैंने, ताकि मेरी कहानी के एक एक बंदे को, अगर वो प्रोडक्शन वाला भी है, अगर वो मेकअप वाला भी है, अगर वो हेयर वाला भी है, तो मेरी पूरी कहानी मेरे हर एक क्रू मेंबर के दिमाग में बैठी हो। और अगर उसके दिमाग में कोई भी, अगर उसको डाउट हो, तो कोई भी आदमी के पास ये एबिलिटी होती है कि अगर उसको कोई चीज खटक गई तो वो हो सकता है कि वो एक ऐसा पॉइंट बता दे आपको सॉरी, कि आपको आपका उससे कुछ हेल्प मिल जाए। मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ, और मैं हर एक आदमी को अपनी कहानी सुनाता हूँ एक्सेप्ट द सस्पेंस, क्योंकि सस्पेंस के मैं बहुत सारे वेरिएशंस लोगों को सुना रहा था, ताकि कोई भी आदमी फिल्म के सस्पेंस को समझ ना पाए और कल उसको कभी उसके बारे में कभी बात ना कर पाए। तो मैं सस्पेंस इस तरीके से बताता था कि सस्पेंस कभी उसको समझ ही नहीं आता था कि फिल्म का सस्पेंस क्या है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा ये होता था कि वो उसके दिमाग में थोड़ा सा सवाल रह कंफ्यूजन रह जाते थे, जाता क्योंकि था। उसको हमेशा अटपटा सस्पेंस में बताता, जो फिल्म का सस्पेंस होता ही नहीं था, मैं वो उसको बताया करता था। तो ये सब चीजें थोड़ा सा करनी पड़ी, तो ये दो तीन चीजें मुझे क्विकली याद आती हैं। अच्छा, कौन सा कैमरे पे शूट किया था आपने? हमने एरी का कैमरा था, एरी एक्सटी, एलेक्सा एक्सटी कैमरा था, उस पर हमने शूट किया। और इसके लिए हमने मजहर कामरान जी है, जो जिन्होंने सत्या, सत्या कौन भी और शूट करी झंकार है। भी, या हम्म। वो उन्होंने फिल्में शूट की हैं। तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, और मैं जब उनको मिला तो मुझे बहुत पैशनेट लगे वो। और मुझे लगा कि इनके साथ इस फिल्म को मैं अच्छा कर पाऊंगा, और उन्होंने अच्छा काम किया है, काफी समझदार। उनके अंदर एक सिर्फ कैमरामैन नहीं है, उनके अंदर एक निर्देशक वाली एबिलिटी है, और उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला है, क्योंकि बहुत हम्म। एक्सपीरियंस है। तो मैं उनसे काफी कुछ सीखा हूँ कि किस तरीके से आप सीन को कह और सकते फिल्म की हैं। और सिनेमेटोग्राफी की काफी तारीफ हो भी रही है, मैंने कुछ पढ़ा था। तो लोगों को कैमरा बहुत बहुत पसंद आ रहा है। अगर ये हो रही है तो इसका कंप्लीट क्रेडिट इनको, मजहर कामरान को जाता है। उन्होंने हम्म। बहुत अच्छा शूट किया, नाइट सीन्स तो उन्होंने बहुत अच्छा शूट हम्म। कर रखा है उन्होंने। और कई बार क्या होता है कि हम नाइट को दिखाने के लिए कई बार बहुत ज्यादा डार्क में चले जाते हैं, और कई बार विजिबिलिटी का इश्यू हो जाता है, ऑडियंस के लिए थोड़ा बुरा अनुभव होता है देखते समय। बट आई थिंक उन्होंने जो नाइट्स को भी जो उन्होंने शूट किया, उन्होंने इस तरीके से शूट किया कि आपकी आंखों पे स्ट्रेस है, क्योंकि जब ऑडियंस फिल्म को, जब हम फिल्म को देखते हैं, हम डीआई करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, शूट करते हैं, हम एक बड़े फॉर्मेट पे उसको देख रहे होते हैं, हम बड़े से डीआई थिएटर में बैठ के करते हैं, हम बड़ा सा, हम क्लोज कैलिब्रेटेड होता बैठे है वो। रहते हैं, हम हमको कैलिब्रेटेड होता है, वहां पे अंधेरा होता है, और हम बहुत नजदीक बैठे रहते हैं उसके। और हम, हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं होता है कि हमें कोई उस समय कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन जब आप एक्चुअली फिल्म देखते हैं तो आप फेवरेबल एटमॉस्फेयर में पिक्चरें नहीं देखते। तो मेरा ये हमेशा ही रहता है कि मैं अनफेवरेबल कंडीशंस के हिसाब से अपनी फिल्म को बनाता हूँ, कि मेरी फिल्म को कल अनफेवरेबल कंडीशंस में आदमी देखने वाला है, वो लाइट जला के उसको देखेगा, वो शोर शराबे में भी उसको देखेगा, और वो हो सकता है उसको कार में ट्रैवल करते समय देखे, ट्रेन में जाते समय देखे, तो उसको उस समय स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए, उसको स्ट्रगल नहीं होना चाहिए पिक्चर देखते समय। तो ये मेरा वो रहता है कि एंड फॉर्मेट हमारा मोबाइल है आज की डेट में। अगर आप डेटा देखेंगे क्षितिज, आपको भी यूट्यूब पे डेटा स्टैटिस्टिक्स पता चलते होंगे कि आपके आपके वीडियोस को ज्यादातर लोग किस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि 95% जो है आपके आपके वीडियोस को लोग यूट्यूब पे सॉरी मोबाइल हाँ, पे देख रहे होंगे, और मोबाइल पे देखते बहुत हैं। कम परसेंट उसको लैपटॉप और डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे, आईपैड पे, आईफोन पे या आईपैड पे देख रहे होंगे। तो मेरा ज्यादातर, मेरा जो अंतिम जो मेरा मंच है, अंतिम मंच मेरा मोबाइल है, और मैं अपनी फिल्म को मोबाइल के हिसाब से ही उसको बनाता हूँ कि मेरी फिल्म मोबाइल पे बराबर देखी जानी चाहिए, उसकी विजिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। तो इसमें मजहर सर से पूरा हमने डिस्कस किया, और फिर उसके हिसाब से उन्होंने उसकी लाइटिंग की, उन्होंने कहीं भी इतना कॉन्ट्रास्ट, इतना क्रश नहीं किया कि फिल्म फिल्म डार्क हो जाए या आपकी फिल्म किल हो जाए, आपका विजुअल किल हो जाए, ऐसा उन्होंने कहीं भी नहीं। अच्छा, एज अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, मैं आपको इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ही बोलूंगा, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि मैंने अभी कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने, क्योंकि मैंने फिल्म की बहुत तारीफ की थी, ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक मैसेज किया फिल्म कंपेनियन का, जिसमें फिल्म कंपेनियन के किसी बंदे ने मतलब फिल्म को बोला है कि इट्स एन ऑकवर्ड फिल्म, इट्स नॉट अ गुड फिल्म, वियर्ड फिल्म, ऐसा ऐसा करके मतलब बुराई करी है। फिर एक दो और मैंने कमेंट्स देखे, वो आर्टिकल्स देखे जो क्रिटिक्स के थे, जिसमें उनके अच्छे रिव्यूज नहीं थे। पर जब मैं IMDb पे गया तो जो यूजर्स के रिव्यूज आ रहे हैं, और जो मेरे पास पर्सनल लोगों को मैंने रिकमेंड किया वो मुझे रिव्यूज कर रहे हैं, दे ऑल आर लाइकिंग द फिल्म।
बट क्रिटिक्स हु आर लाइक रेस 3, जिनको गुड न्यूज जैसी पिक्चर पसंद आ रही थी, रेस 3 ऐसी पिक्चर पसंद आ रही थी, इसकी तारीफें लिखी हुई है उन वेबसाइट्स पे, they are not supporting my client's wife. So do you feel this unsupport in the industry कि जहाँ पे मतलब लोगों को ऐसी फिल्म का सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर है, he has made this film, एक लेवरेज भी देना चाहिए कि मतलब पहली बार फिल्म बनाई है. What do you think about this? नहीं, मुझे लगता है कि जब एक बार फिल्म आपकी बाहर आ जाती है तो फिर सबको अपना अपना परसेप्शन, अपनी अपनी धारणा डालने का हक है, और मैं सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सब मेरी चीज को पसंद करें। और जरूरी नहीं है कि हर एक को फिल्म, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऑडियंस जब फिल्म को देखेगी तो ऑडियंस फिल्म को पसंद करेगी, क्योंकि जब हम सिनेमा वाले लोग हैं उसमें जो हम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, हमारा एक पैरामीटर सेट हो चुका है फिल्में देखने का, और हम उस नजरिए से फिल्में देखते हैं कि ये फिल्म ऐसी ही होनी चाहिए। और मैं सच बताऊं, मैं एक बहुत ही अनपढ़ किस्म का फिल्म मेकर हूं। मैं अपने आप को अनपढ़ फिल्म मेकर बोलता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करता फिल्म मेकिंग। मैं बिल्कुल अपने दिल से फिल्म बनाता हूं, जो मुझे एज एन ऑडियंस ठीक लगता है मैं वो फिल्म बनाता हूं। मैं ये सोच के नहीं बनाता, मुझे सच में बोलो, मुझे कैरेक्टर ग्राफ क्या होता है, स्टोरी ग्राफ क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं है इस बारे में। कि ये मुझे सिर्फ सामने से सुनने को मिलता है। जब मुझे कई बार भेजता हूँ तो मुझे मांगा जाता है कि आप कैरेक्टर ग्राफ भेजो, आप स्टोरी ग्राफ। मैं कंफ्यूज जाता हूँ कि मैं क्या भेजूं इनको, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरी स्टोरी की लाइंस होती हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि उसमें क्या भेजा जाए। बट मुझे लगता है जब एक बार फिल्म बन जाती है तो फिर वो ऑडियंस के सामने आ चुकी है। ऑडियंस जनता Audience की is the अदालत king. में आपको जनता की अदालत में आपको फिल्म पसंद आनी चाहिए, क्योंकि वही है जो पैसे लेकर फिल्म देख रही है। और अगर उसने आपकी फिल्म को पसंद कर दिया है तो फिर उससे बड़ी जीत आपके लिए कोई नहीं है। तो True, सभी true. रिव्यूअर्स जिन्होंने दिया, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। सबको अपना अपना व्यूज रखने का पूरा हक है, और अच्छी बात है। अगर किसी ने मेरी बुराई मुझे बताई है तो मैं, हो सकता है आगे अपनी फिल्म को मैं और बेहतर कर सकूं। लेकिन मैं इतना फिर से बोलना चाहूंगा कि मैं जो भी आगे भी बनाऊंगा मैं बहुत दिल से बनाऊंगा। मैं उसको जो एक सेट पैरामीटर्स के हिसाब से मैं कभी फिल्में बना नहीं सकता हूँ। और मेरी इसी वजह से मेरी फिल्में आज स्टार कास्ट ना होने के बावजूद या बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वैल्यू ना होने के बावजूद आज मेरी शॉर्ट फिल्मों को 19 करोड़ से ज्यादा लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं। और वो यही रीजन है हाँ, क्योंकि मैंने एज एन ऑडियंस फिल्म बनाई है। जो फिल्म, जो सीन, जो चीज मुझे पसंद आती है, अगर मुझे लिखते समय वो पसंद नहीं आया तो फिर मैं उसको लिखता भी नहीं हूँ, मैं उसको बनाता भी नहीं हूँ, मैं उसको एडिट में भी नहीं रखता हूँ। अगर मुझे कोई चीज सीन शूट करने के बाद भी पसंद नहीं आया तो मैं उसको हटवा देता हूँ। कितना ही बेस्ट सीन क्यों ना हो, कितना ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस क्यों ना हो रखी हो, मैं उसको काट दूंगा, क्योंकि अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है फिल्म को, बहुत हाँ, ऑडियंस जबरदस्त बहुत रिव्यूज आ पसंद रहे कर हैं। रही है। यही अच्छी बात है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग की, कि ऑडियंस की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो हर वेबसाइट पे मैंने देखा बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं। वही मैं बता ऑडियंस रहा था कि बहुत, हाँ, बहुत मतलब पसंद कर रही है। मेरे को खुद मतलब फेसबुक मैसेंजर पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि हाँ, मैंने खुद मैं आपको एक यकीन मैसेज नहीं कर भेजा पा। था, जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था, मैंने आपको इसलिए मैसेज किया था वो, कि लोगों के करेक्ट जेन्युइन करेक्ट रिएक्शंस हैं वो, जो मेरे को पर्सनली लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें फिल्म कितनी अच्छी लगी, ऐसा लग रहा था, ऐसा लगा था। दे वर वेरी हैप्पी विद द फिल्म। तो करेक्ट करेक्ट। और मुझे लगता है क्षितिज, देखिए, फिल्म के रिव्यूज, क्रिटिक्स, ये सब जो होता है ये 3 से 4 दिन के लिए होता है। हाँ, हाँ, आप फिल्म बनाते हो सदियों के, आप फिल्म बनाते हो पूरी जिंदगी। मैं कल रहूंगा, मैं कल नहीं रहूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी फिल्म यहीं रहेगी। मेरी फिल्म को 40 साल बाद भी कोई ऑडियंस मेरी फिल्म को देखेगा। उस समय ना कोई रिव्यू मैटर करेगा, ना कोई क्रिटिक्स मैटर करेगा। उस समय जो मैटर करेगा, मैंने क्या परोसा हुआ है, मैंने क्या गढ़ा हुआ है, वो ऑडियंस को उस समय पसंद करेगा। और फिर वो उसको अच्छा बुरा बोलने का उसको पूरा हक है, पूरा रख सकता है। हम भी फिल्म लाइन में होके हम भी फिल्म देखते हैं, और एज एन ऑडियंस फिल्म देखते हैं। हम भी फिल्म सामने वाले का, उसकी मेहनत को 2 मिनट के अंदर हम बोल देते हैं भाई ये अच्छी नहीं है। तो हाँ, ऑडियंस के तौर पे सबको अपना हक है। बट मुझे इतना पता है कि ये फिल्म ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है, और जो इस फिल्म को देख लेगा, मैं इतना बोल सकता हूँ, शिमारू मी ऐप पे ये फिल्म है। आप शिमारू मी ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां पे माई क्लाइंट्स आपको दिखेगा आइकन, आप उस पर क्लिक कीजिए, 100 रुपए का टिकट खरीदे और पिक्चर देखिए। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं थिएटर में आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप 100 रुपए में पूरी फैमिली मल्टीपल व्यू कर सकते हैं आप 3 दिन के अंदर। तो अगर आप फिल्म देखेंगे, मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ, इतना यकीन दिला सकता हूँ कि ना आपका 100 रुपए बर्बाद जाएगा और ना ही आपके 100 मिनट बर्बाद जाएंगे। आपको फिल्म याद रहेगी आगे कई सालों तक। आपको ये फिल्म की कहानी, इस फिल्म का पूरा जो रहस्य है, सस्पेंस है, आपको फिल्म का सस्पेंस आपको कई कई सालों तक आपको याद रहेगा। इतना मैं आपको व्यक्तिगत वादा कर रहा हूं। और आप, अगर आपको ना लगे तो आप कल ऑनलाइन कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत वादा कर रहा हूं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपको फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी, आप फिल्म को जरूर देखें। और ये मुझे ऑडियंस से जरूर सपोर्ट चाहिए कि ऑडियंस को इस तरह की फिल्में ऑडियंस को देखनी चाहिए, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेट हो सकें और ज्यादा रिस्क ले सकें। बिकॉज
माइकल स्वाइप जो एक साहसी किस्म का प्रोजेक्ट है मुझे लगता है। उसमें अगर मेरे प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा फिल्में बना चुके होते, 8-10 फिल्में बना चुके होते, तो शायद मेरे प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को बैक नहीं करते। लेकिन क्योंकि जब आप नए नए होते हो, आपका उत्साह होता है, आप साहसी होते हैं उस समय, और मेरे प्रोड्यूसर्स बहुत साहसी हैं, और मैं चाहता हूं कि उनका साहस और उनका उत्साह जिंदगी भर इसी तरह बना रहे, वो और भी फिल्में बनाए, और भी लोगों के साथ फिल्में काम करें, और ऐसी ही फिल्में बनाए, क्योंकि ये फिल्म उनको जिंदगी भर उनके 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 अच्छे कामों में से काउंट की जाएगी, इतना मैं जान सकता हूँ। मुझे प्राउड है माइकल स्वाइप पे। आगे मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मुझे पता नहीं, आगे मैं किस तरह की फिल्में बनाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन माइकल स्वाइप पे मुझे बहुत गर्व है कि ये फिल्म जो मैं बनाई है, अच्छी फिल्म बनाई है, लोगों को पसंद आई। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज गो टू शेमारू मी ऐप और जाके फिल्म देखिए जरूर, बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला था कि आप लोगों को पिच करिए कि क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए, पर आपने उसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है कि फिल्म क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी फिल्म है। मैं अब सब्सक्राइबर्स के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत आपसे सवाल पूछना चाहते थे, तो उनके लिए कुछ बताइए, क्योंकि जो लोग अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं, तो वो मुंबई आने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या गलतियां हैं जो आपने करी जो उनको नहीं करनी चाहिए मुंबई आके। तो ये लास्ट सवाल है मेरा सब्सक्राइबर्स के लिए, कि उनको जब फिल्म मेकर बनना है तो क्या सही रास्ता होगा फिल्म मेकर बनने के लिए। मुझे लगता है कि पता नहीं ये मैं जो बात बोल रहा हूँ वो कितना सामने वाले को समझ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा, अगर आप फिल्में बनाने के लिए आ रहे हैं, तो आपने अब तक जितनी फिल्में देख ली हैं, आप उसकी फिल्मों को, अब बस आपको ज्यादा फिल्में मुझे लगता है ना देखें, और आपको आप एक क्रिएट करना चाहिए कि आप दुनिया के पहले फिल्म मेकर बनने जा रहे हो, और आप दुनिया की पहली कहानी बनाने जा रहे हो, आप दुनिया की पहली फिल्म शूट करने जा रहे हो। मुझे लगता है जब आप इस धारणा से जब आप फिल्में लिखना शुरू करते हो, तब आप बहुत ज्यादा डेयरिंग कहानियां आप सोच सकते हो। बिकॉज अगर उसी रात आपने कोई दूसरे की फिल्म देखी है और फिर आप उसी रात आप कहानी लिखने के लिए बैठते हो, तो कहीं ना कहीं उस राइटर की कहानी आपके सबकॉन्शियस माइंड पे आपको असर करती है, और आपकी अपनी राइटिंग, आपकी उससे अपनी आपकी अपनी राइटिंग पे प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, और आप ये सोचने लगते हो, अरे यार उसने ऐसा लिखा था, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, उस पर तो मुझे बड़ा मजा आया था, मेरे ऐसे लिखने पे मजा नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है वो 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 आपको कहीं ना कहीं आपकी कहानी को मुझे लगता है थोड़ा बिगाड़ता है। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि एक अंधेरे कमरे में बैठ के मुझे घर से बाहर निकलना है, और मुझे अपने लिए रास्ता और अपने दरवाजे, अपने रोशनदान, अपना खिड़की मुझे खुद से ढूंढना है। और जब मैं वो ढूंढने के लिए निकलता हूँ उस अंधेरी हवेली से जब मैं बाहर निकलने के लिए जब ढूंढता हूँ, तो मैं अपने रास्ते बनाता हूँ, अपने लॉजिक क्रिएट करता हूँ, अपने 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 सॉल्यूशन ढूंढता हूँ कि मैं कैसे घर से बाहर निकलूंगा, बजाय इसके कि मुझे रोशनदान से कोई लाइटिंग का सोर्स मिल रहा है और फिर मैं बोल रहा हूँ ये रास्ता वहां जा रहा है, तो फिर मुझे रेफरेंसेस मिल रहे हैं, और मुझे रेफरेंसेस मिल रहे हैं, तो फिर मेरी अपनी क्षमता मेरी यूज नहीं हो पा रही है पूरी। तो मुझे लगता है कि आप अब अगर बंबई आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली आइए, आपने देख ली होंगी आज के डेट में, आपने बहुत सारी फिल्में, अब आप सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए आप किसी को थोड़ा असिस्ट कीजिए। अगर आपने फिल्म मेकिंग टेक्निक, अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है तो बेटर है, नहीं ले पा रहे तो आप किसी को आप असिस्ट कीजिए, 1-1.5 साल अगर आप कर सकते हैं तो। हालांकि मैं कभी असिस्ट नहीं कर पाया किसी को, या अनफॉर्चुनेट था, फॉर्चुनेट मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज अच्छी बात है कि मैं किसी को असिस्ट नहीं कर पाया, तो मेरे पे किसी भी निर्देशक की छाप नहीं है मेरे पे किसी का, क्योंकि मैंने कभी किसी को करते हुए देखा ही नहीं कि वो कैसे काम करता है, तो मेरे पे वो कभी इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, तो मैंने अपने रास्ते खुद से ढूंढे। मैं आज भी एक अनपढ़ फिल्म मेकर की तरह सेट पे जाता हूँ, और मैं अपने रास्ते खुद से ढूंढता हूँ कि ये सीन ऐसे शूट करना है तो इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करना है, ऐसे क्या। अगर मैंने किसी के साथ असिस्ट किया होता तो मेरे पास डेफिनेटली उसके रेफरेंसेस होते, और मैं शायद फिर उसको उस तरीके से करता, लेकिन उस पर छाप उस डायरेक्टर की पड़ती, उस पर मेरा अपना पर्सनल नहीं आ पाता। आज मेरा जो भी, अगर मैं अच्छा बुरा जो भी मैंने काम किया है, बट उसमें मेरा अपने खुद के मेरे ख्यालात है, अपने खुद की मेरी सोच है, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा टेक्निकल आप सीखे डेफिनेटली। डायरेक्टर बनने के लिए मुझे लगता है ज्यादा कुछ लंबा टाइम देने की जरूरत नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लंबा, क्षितिज ने एक शो भी बनाया था और मैंने देखा था वो शो, और मुझे मुझे बात बिल्कुल बहुत सही बोली थी क्षितिज ने उस शो में कि आप जितने असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत आप देखेंगे बहुत कम परसेंट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं जो आगे जाके डायरेक्टर बनते हैं। बाकी जो जितने भी बने उन्होंने बहुत कम काम करके या वो आए हैं, उन्होंने आगे अपना फिल्में बनाई। तो ये जरूरी है कि आप एक छाप से निकलना, थोड़ा हाँ टेक्निकल जरूर थोड़ा टाइम के लिए आप सीख ले, 1-1.5 साल के लिए, कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि आपको फिल्म की राइटिंग कैसे करते हैं। जैसे मुझे ये सब सीखना पड़ा,
खुद से, क्योंकि मुझे कभी असिस्टेंट कभी मिला नहीं, तो मैंने खुद से अपने रास्ते निकाले मैंने, और मुझे राइटिंग करना सीखना पड़ा, मुझे ये सीखना पड़ा कि ये डायलॉग लिखने से पहले इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिखना पड़ता है कि भाई ये आदमी यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो कहाँ से एंट्री लेता है, क्या लेता है। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ, वक्त के साथ साथ मुझे समझना पड़ा। मैं अपनी हर फिल्म से, अपनी हर गलती से सीखता हूँ। मेरे लिए मेरी फिल्में ही मेरा रेफरेंस होती है। मैं जो गलतियां करता हूँ, फिर उन गलतियों को अगले प्रोजेक्ट में कम से कम करने की कोशिश करता हूँ। फिर से गलतियां होती हैं, फिर थोड़ा कम उन गलतियों से सीखता हूँ, फिर अगले प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। तो मुझे लगता है मैं आज तक कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाया। मतलब आप कुछ ना कुछ आप गलतियां करती हैं, वो नई गलतियां होती हैं जो आपने पिछली बार नहीं की हैं, पर कुछ नई गलतियां आप और जरूर करते हैं। तो आपको अपनी गलतियां जरूर सीखनी चाहिए, और आपको जितना हो सके आप अपनी, अगर कहानी भी आप लिखते हैं तो आपको जरूर अपनी कहानियां अपने विश्वस्त लोगों को आपको सुनानी चाहिए, जो आपके साथ फ्रैंकली आपको अपना व्यूज दे सकें। तो और आपको उनको फीडबैक्स आपको जरूर लेने चाहिए, बिकॉज जब आप दूसरे को सुनाते हैं तो आप अपने मुंह से कहानी बोलते हैं, आपके कान उस कहानी को सुनते हैं, और आपके दिमाग तक वो शब्द और वो कहानी, वो लाइंस आपके दिमाग तक पहुंचती हैं। और उस नरेशन के दौरान भी आप देखेंगे कि आपको कई सारी गलतियां खुद ही पता चल जाती हैं, क्योंकि जब सिर्फ आप लैपटॉप पे लिख रहे होते हैं तो सिर्फ आपका दिमाग, आपका सिर्फ आप लिख रहे होते हैं, आपका दिमाग उसको सुनता नहीं है, आप उसको लिख रहे होते हैं। तो मेरे को लगता है नरेशन के बाद आपको कई सारे नरेशन आपको देने चाहिए, ताकि आपको गलतियां आपको खुद ही समझ में आए, और कई सारे लोग आपको उस गलतियों को पॉइंट आउट कर सके। लेकिन मुझे पूरा यकीन है उसके बाद भी कुछ ना कुछ गलतियां रह जाएंगी। ये मैं अपने पूरे मेकिंग के दौरान देख चुका हूँ, जितना भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, कि कुछ ना कुछ आपसे हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ आपसे कमियां रही जाती हैं। वो दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस एक्चुअली। या वो एक लर्निंग प्रोसेस, लेकिन आपको उससे सीखना चाहिए। आपको हमेशा उन गलतियों को नोटिस जरूर करना चाहिए कि मैंने पिछले में ये किया था, मैं इस बार तो ये नहीं करूंगा, लेट्स डू सम अदर मिस्टेक्स दिस टाइम, बट ये तो नहीं करूंगा जो पिछली बार कर। तो ये मैं जरूर आपके ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि आप आए और आप इनोवेटिव हो, आप मतलब डेयरिंग कहानियां लिखें, आप डरे नहीं, आप किसी सेट पैटर्न में ना बनाएं। आप ये ना बनाएं कि दूसरे ने ये बनाई है तो मेरे को ये बनानी है, मेरे को भी वैसी बना। जनरली मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो कई बार ग्लैमर के चक्कर में, जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में, तो उसने ये बनाया तो मैं भी वैसे ही लिखता हूँ। आजकल रोम कॉम चल रहा है तो मैं भी रोम कॉम लिखता हूँ। अभी हॉरर का जमाना चल रहा है तो मैं हॉरर लिखता हूँ। अभी थ्रिलर चल रहा है, लव स्टोरी चल रही है तो मैं ये भी लिखता हूँ। तो मुझे लगता है उसमें नहीं, दूसरे डायरेक्टर ने वो कहानी इसलिए बनाई क्योंकि वो उसमें महारत थी, तो उसने वो कहानी बनाई। लेकिन जरूरी नहीं कि जिसने एक्शन फिल्म अच्छी बनाई है, जिसने रोमकॉम अच्छी बनाई है, तो आप भी वो उतनी अच्छी बना सके। आपको वही देखना है, आपको अपना हुनर देखना चाहिए कि आप किस में परफेक्ट है, और आपको उसके हिसाब से कहानी लिखनी चाहिए, और उसके हिसाब से आपको उस पर फुल कॉन्फिडेंस लेके, विश्वास लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आप डेफिनेटली एक अच्छी कहानी बनाएंगे। चलिए, थैंक यू प्रभाकर सर फॉर योर टाइम। और मैं क्या कहते हैं, सबको यही बोलना चाहता हूँ कि माय क्लाइंट्स वाइफ देखिए, इसको हिट करिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और आपकी नेक्स्ट फिल्म जब भी आने वाली हो, प्लीज आप दोबारा से हमारे चैनल पे आएं और बताएं अपनी फिल्म के एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो आप अपनी दूसरी फिल्म पे काम कर रहे हैं क्या अभी? हाँ, मेरी दूसरी फिल्म का पोस्ट चल रहा है अभी अच्छा। लॉकडाउन की वजह से सब रुका पड़ा है, तो उसका भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो अभी वो भी धीरे धीरे करके, अभी काम सब यूनिट वाले सब इधर से उधर जा रखे हैं, बॉम्बे से बाहर है, तो थोड़ा स्लो हो गया काम, बट धीरे धीरे उसको भी कर रहे हैं। तो बस यही है, मैं आपके सारे सब्सक्राइबर्स, आपके सब ऑडियंस से मैं ये बोलना चाहूंगा कि माय क्लाइंट्स वाइफ को आप जरूर देखें। कम से कम आपको वो एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए कि आप थिएटर में जाने की आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आपको बहुत कम पैसे में आपको शिमारू मी ऐप पे आपको ये फिल्म मिलेगी। तो आप एक इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए आप इतना जरूर कर सकते हैं। और क्षितिज के मैं प्रोग्राम्स देखता हूँ जितने भी, बहुत उनसे आप बहुत बहुत अच्छे, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होते हैं वो, तो आपको, मुझे लगता है उनसे भी बहुत कुछ आपको सीखने को। मैं खुद क्षितिज के बहुत सारे प्रोग्राम्स देखता हूँ, और कई सारे चीजों को मैं मतलब पूरा मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जो शायद कभी कभी मैं भी उनसे रिलेट करता हूँ। जैसे ये वाला एपिसोड मैंने बताया जहाँ पे क्षितिज ने राइटर वाली बात बोली थी, डायरेक्टर वाली बात बोली थी। तो आप जरूर इन सब चीजों को टिप्स लेते रहें। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्षितिज का, काफी आपको इससे इन्फो मिलेगी। एंड माय क्लाइंट्स वाइफ को जरूर देखें। प्रमोशन हो गया आपकी फिल्म नहीं, के आप तो माय क्लाइंट्स वाइफ को जरूर देखें। आपको शिमारू मी ऐप पे मिलेगी, आपको कहीं जाना नहीं, तो प्लीज जरूर देखें। अपने व्यूज अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप जरूर डालें, क्योंकि आपके बोले बगैर ये फिल्म चलेगी नहीं। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप जनता हैं, आप अदालत हैं, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, फिल्म
हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, प्लीज फिल्म को देखें। मैं भी फिल्म का रिव्यू डालता हूँ जल्दी अपने चैनल पे को। तो जल्दी मिलते हैं प्रभाकर सर फिर हम लोग, और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। चलिए, थैंक यू क्षितिज, थैंक यू क्षितिज, ओके थैंक यू, ओके, बाय बाय थैंक यू, बाय। बाय बाय।